हेलो एवरीवन। कई बार जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। हमें समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या होगा, जबकि अगर हम इसको आसान भाषा में ट्रांसलेट करें तो ये एक तरीके के संघ होते हैं, लेकिन इनके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं और आज उन्हीं को हम यहाँ पर दूर करेंगे कि इनके बीच में क्या डिफरेंस होगा। यहाँ पर हम समझेंगे कि कन्फेडरेशन किसको कहते हैं, फेडरेशन क्या होता है और यूनियन क्या होता है। इसी के साथ में हम ये भी समझेंगे कि इंडिया में फेडरेशन की क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, तो फिर उसे हम यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहते हैं। इसके पीछे का क्या लॉजिक है, इसको समझने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा और आपको इस छोटी सी वीडियो में इनके बीच का अंतर समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आप ये इमेज देखिए। फर्स्ट इमेज में आपको दिख रहा होगा कि ये एक तरीके की वॉल है जो कि ईंटों को पास में रखकर बनाई गई है, लेकिन क्या आप देख पा रहे हैं कि इनके बीच में कोई भी सीमेंट या कोई मटेरियल नहीं लगा हुआ है, तो ये काफ़ी कमज़ोर होंगे। अगर हम चाहें इसके बीच से एक ईंट निकालने को, तो इसको हम एक ही बार में धक्का देंगे तो ये टूट सकता है। वहीं पर अगर हम दूसरे की बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो ईंटें लगी हुई हैं, इसमें सीमेंट वगैरह का भी यूज़ किया गया है, यानी ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप यूनियन को देखेंगे तो ये आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा होगा, यानी इसमें एक बार कोई स्टेट शामिल हो जाता है तो वो अलग नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये इमेज काफ़ी फेमस है इनके बीच का डिफरेंस समझने के लिए। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, हम वन बाय वन करके सभी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कन्फेडरेशन की बात करें तो हिंदी में इसको परिसंघ कहा जाता है। ये एक लूज एसोसिएशन होता है इंडिपेंडेंट एंड सॉवरीन स्टेट्स का, यानी यहाँ पे स्वतंत्र और संप्रभु राज्य एक गठबंधन बनाते हैं जो कि काफ़ी ढीला गठबंधन होता है। फॉर्म्ड बाई ए ट्रीटी और एग्रीमेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पजेस लाइक डिफेंस और ट्रेड, यानी कि ये जो कन्फेडरेशन बनाए जाते हैं ये किसी भी संधि के जरिए बनाए जाते हैं जो कि किसी खास उद्देश्य के लिए होते हैं, चाहे वो डिफेंस हो सकता है, चाहे वो ट्रेड हो सकता है, या कोई और इनका उद्देश्य हो सकता है जिसकी वजह से ये एसोसिएशन बनाते हैं। सेंट्रल अथॉरिटी यहाँ पे काफ़ी कमज़ोर होती है। मेंबर स्टेट के पास खुद की सॉवरेनिटी होती है एंड हैव द राइट टू सेसीड, यानी यहाँ पे जो सेंटर होगा वो काफ़ी ज़्यादा वीक होगा। इसके अलावा जो भी मेंबर स्टेट मिल करके कन्फेडरेशन बनाते हैं वो इंडिपेंडेंट भी होते हैं, सॉवरीन भी होते हैं और उनके पास ये अधिकार भी होता है कि वो कन्फेडरेशन को छोड़ करके अलग हो सकते हैं। मान लीजिए 3-4 स्टेट्स ने मिल करके कोई कन्फेडरेशन बनाया और कल को इनका मन हुआ कि हम इसमें नहीं रहेंगे, तो ये कल ही अलग हो सकते हैं। इसके लिए कोई लीगल प्रोसेस नहीं होता है और ये काफ़ी ढीला एसोसिएशन होता है। सेंटर यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर होता है, इसी वजह से जो मेंबर स्टेट होते हैं वो इंडिपेंडेंट और सॉवरीन होते हैं। सॉवरीन होने का मतलब ये होता है कि किसी भी कंट्री के पास अपने आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का अधिकार होता है। तो ये सॉवरीन है, इनका जब मन करेगा वो निकल जाएंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यूरोपियन यूनियन जो है ये कन्फेडरेशन का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर आपने सुना होगा ब्रेक्जिट के बारे में। ब्रिटेन इसका मेंबर था, उन्होंने इससे खुद को पुल आउट कर लिया था, खुद को उन्होंने इससे अपने आप को निकाल लिया था। तो यूरोपियन यूनियन कन्फेडरेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम यूएस की बात करें तो ये भी 1781 से 1789 तक अपने आप को आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन बोला करते थे, जब इनमें केवल 13 मेंबर स्टेट्स हुआ करते थे। बाद में इन्होंने अपने लिए फेडरेशन शब्द का यूज़ किया था। कब किया था इसकी भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि कन्फेडरेशन एक ढीला संगठन होता है। एग्जाम्पल यूरोपियन यूनियन है। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि फेडरेशन क्या होता है। तो फेडरेशन एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है जहाँ पे बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट मिल करके एक कंट्री बनाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इनके बीच में पावर का बंटवारा होता है, यानी कि शक्तियों का विभाजन होता है। जब भी आप फेडरेशन देखेंगे तो वहाँ पे आपको डुअल गवर्नमेंट देखने को मिलेगा, जिसको हिंदी में दोहरी सरकार कहते हैं। सेंट्रल लेवल पर भी एक गवर्नमेंट होती है और स्टेट लेवल पर भी एक गवर्नमेंट होती है।
इनका रिटन यानी कि लिखित संविधान होता है, रिजिड यानी कि काफ़ी कठोर संविधान होता है, और इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। अगर हम फेडरेशन के टाइप्स की बात करेंगे तो एनसीईआरटी में इसका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब होता है बहुत सारे जो स्वतंत्र राज्य होते हैं ये अपनी इच्छा से एक साथ मिलकर के एक नए कंट्री का निर्माण करते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, स्विट्ज़रलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पे जो भी स्टेट हैं वो उन्होंने अपनी मर्जी से एक साथ आकर के फेडरेशन बनाया है, तो उसको कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहेंगे। वहीं पर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक बड़ी सी कंट्री अगर पावर को सेंटर और स्टेट में डिवाइड कर देती है जिससे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी उनका प्रोटेक्टेड रहे, तो उसको होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं, जैसे इंडिया, स्पेन और बेल्जियम हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक मैप दिख रहा होगा, ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पुराना मैप, जहाँ पे ओरिजिनली 13 कॉलोनीज हुआ करती थीं। ये जो 13 कॉलोनीज यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले इन्होंने अपने आप को 1776 से 1781 के बीच में, जब ये ब्रिटेन के खिलाफ अपनी जंग लड़ रहे थे, तब इन्होंने जब उसको जीत लिया था तो अपने आप को इन्होंने आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन कहा था। यानी उस टाइम पे ये काफ़ी ढीला गठबंधन बनाकर एक दूसरे के साथ में रह रहे थे। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि ऊपर के जो नॉर्दर्न स्टेट थे और नीचे के जो सदर्न स्टेट थे, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होने लगा। ऊपर का जो नॉर्दर्न स्टेट था यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मशीनरी का इस्तेमाल होने लगा, इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो इंडस्ट्रियल होने लगी। वहीं पर जो सदर्न स्टेट थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी होती थी, एग्रीकल्चर का काम होता था। तो ये लोग अफ्रीका से जो गुलाम होते थे उनको लेकर के आते थे काम कराने के लिए। जब यहाँ पे ये बात उठी कि हमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाना चाहिए, तो सदर्न स्टेट ने इसका विरोध किया, क्योंकि उनको ये लगा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, कोई केंद्र सरकार बनेगी, तो वो स्लेवरी की जो प्रथा है, जो यहाँ पर हम गुलामों को ला करके खेतों में काम करवा रहे हैं, तो उसको बंद कर दिया जाएगा। बाद में ये डिफरेंसेस और भी ज़्यादा बढ़ने लगे और साउथ कैरोलिना वाला जो एरिया था, इन्होंने कहा कि अब हम इस फेडरेशन का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1787 में ही कन्फेडरेशन से इन्होंने अपने आप को फेडरेशन में बदल लिया था, लेकिन कोई भी लिखित परिभाषा अच्छे तरीके से अवेलेबल नहीं थी। तो इन्होंने बोला कि हम अपनी मर्जी से आए थे तो हम अपनी मर्जी से चले जाएंगे। इसी वजह से अमेरिकन सिविल वॉर हो गया था 1861 से 1865 के बीच में, और बाद में जाकर के इन्होंने बोला कि हम फेडरेशन ऑफ स्टेट्स हैं और कोई भी स्टेट यहाँ पर आ तो सकता है, लेकिन वो इतनी आसानी से जा नहीं सकता। यहाँ पे अगर किसी को निकलना है तो उसके लिए लीगल प्रोसेस होना चाहिए। वहीं से बाद में ये जो यूनाइटेड स्टेट है, इसमें बहुत सारे स्टेट आपस में आकर के जुड़ने लगे और 50 स्टेट इसमें आकर के जुड़ गए और ये बन गया फेडरेशन ऑफ स्टेट। इसी वजह से इसके लिए हम फेडरेशन का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे स्टेट एग्रीमेंट के तौर पर आए थे, लेकिन उनका जाना इतना आसान नहीं है, बहुत सारे लीगल प्रोसेस हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पर यूनियन की बात करेंगे, तो संघ या राज्यों का संघ इसको कहा जाता है। ए पॉलिटिकल एंटिटी अंडर ए सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर द सेंट्रल अथॉरिटी इज सुप्रीम, यानी कि ये ऐसी राजनीतिक व्यवस्था होती है जहाँ पर केंद्रीय सरकार सर्वोपरि होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट यानी कि जो स्टेट्स इसमें होते हैं उनके पास काफ़ी लिमिटेड या फिर नाम मात्र की ही ऑटोनॉमी होती है। कैन नॉट सिसीड यानी कि ये बिल्कुल अलग नहीं हो सकते। अगर एक बार बहुत सारे स्टेट्स हैं यूनियन के अंतर्गत वो आ जाते हैं तो वो उससे बाहर नहीं जा सकते। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यूनाइटेड किंगडम जो है ये एक यूनियन हो जाएगा, जो कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड का एक यूनियन है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सही मायनों में जो यूनियन का एग्जाम्पल है वहाँ पर ये फिट बैठता है। ये जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने मिलकर यूनाइटेड किंगडम को बनाया हुआ है, तो ये एक तरीके का यूनियन हो जाएगा।
लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि भारत को हम यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहते हैं, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं कहते? तो इसका जवाब है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 यानी कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत जो है ये यूनियन ऑफ स्टेट होगा। और ये ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 2 इम्पॉर्टेंट रीजन बताए थे, यानी 2 कारण बताया था इन्होंने यूनियन शब्द का इस्तेमाल करने के लिए। पहला कारण इन्होंने बताया नो ट्रीटी और एग्रीमेंट, यानी इसका मतलब ये है कि भारत का निर्माण बहुत सारे राज्यों के समझौता करने की वजह से नहीं हुआ है। भारत अखंड था और उसको हमने प्रशासनिक सुविधा के लिए बाद में छोटे छोटे इकाइयों में बांटा है, यानी कि भारत जो है इसका निर्माण किसी भी संधि या किसी भी समझौते की वजह से नहीं हुआ। ये पहला कारण था भारत के लिए यूनियन शब्द इस्तेमाल करने का। दूसरा कारण यहाँ पे था नो राइट टू सेसीड, यानी इंडियन स्टेट्स जितने भी प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल हैं इनको कोई भी अधिकार नहीं है कि ये इंडियन यूनियन से बाहर निकल जाएं। तो ये दूसरा कारण है जिसकी वजह से हमारे भारत के लिए यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है और इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। एक लाइन आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, द यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टिबल दो स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टिबल। इसका मतलब ये होता है कि इंडिया एज अ कंट्री इनडिस्ट्रक्टिबल है, इसको कोई भी तोड़ नहीं सकता, कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकते। लेकिन ये जो राज्य होते हैं ये डिस्ट्रक्टिबल हैं। अगर पार्लियामेंट चाहे तो राज्यों को छोटा बड़ा कर सकती है, उनकी बाउंड्री और उनके नाम बदल सकती है। तो एज अ कंट्री हमारा जो भारत है ये यूनियन ऑफ स्टेट है, इनडिस्ट्रक्टिबल है, इसी वजह से यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। एक सवाल यहाँ पर और भी आता है कि ये जो इंडिया है क्या ये क्वासी फेडरल है? हमने फेडरेशन की परिभाषा पढ़ी और वहाँ पे इंडिया जो है इस परिभाषा में बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि इंडिया में भी डुअल गवर्नमेंट है और बहुत सारे पावर का शेयर किया जाता है स्टेट और यूनियन के बीच में। तो क्या इंडिया क्वासी फेडरल है? तो इसके लिए यहाँ पर आप हाँ भी बोल सकते हैं और ना भी बोल सकते हैं। इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है, जैसे कि डुअल गवर्नमेंट है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, लेकिन इंडिया में यूनिटरी बायस भी है, यानी कि कहीं ना कहीं सेंटर स्ट्रांग होता हुआ दिखता है और सेंटर के पास काफ़ी ज़्यादा पावर होता है, जैसे कि एकल नागरिकता का, इंटीग्रेटेड जुडिशरी यानी एकीकृत न्यायपालिका का, इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविज़न और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के मामले में यूनियन जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग दिखता है। इसी वजह से के.सी. वेरे जो थे ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, इन्होंने बोला कि भारतीय संविधान क्वासी फेडरल है, यानी स्ट्रक्चर तो इसका फेडरल है लेकिन इसका यूनिटरी बायस है, यानी इनकी आत्मा एक तरीके से यूनियन वाले जो डेफिनेशन है उस पर काम करती है। ये था वीडियो का एंड। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। कन्फेडरेशन एक लूज एसोसिएशन होता है, यानी काफ़ी ढीला गठबंधन होता है। कोई भी स्टेट जब चाहे आए किसी भी कॉमन पर्पस के लिए और वो जा भी सकता है। फेडरेशन जो है यहाँ पर भी लोग समझौते के द्वारा इकट्ठा आते हैं, लेकिन अगर उनको फेडरेशन छोड़ करके जाना है तो लीगल प्रोसेस फॉलो करना होगा। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है। यूनियन की बात करेंगे तो यहाँ पे संभावना ही नहीं होती कि जो स्टेट हैं वो चले जाएं, यानी कि मान लीजिए छोटे छोटे राज्यों ने मिल करके एक कंट्री बनाई है तो फेडरेशन हो गया, लेकिन एक बड़ी कंट्री है इसको प्रशासनिक सुविधा के लिए छोटे छोटे इकाइयों में बांट दिया गया तो ये यूनियन हो जाएगा, जैसे कि इंडिया के केस में है। तो ये होता है कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन के बीच का डिफरेंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।